हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम का बाकी पार्ट। अब देखिए, पिछली वीडियो में आपने इसका डिटेल पार्ट कवर कर लिया था मीनिंग के थ्रू, जिसमें मैंने बताया था सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 होता है और उसके अंदर 3 पॉइंट थे, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ये आपने डिटेल में देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो इसका लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे आपको ये पता चल गया था कि एग्रीकल्चरल इनकम में क्या आ सकता है, और इसके साथ साथ ये भी पता चल गया था कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कौन सी हो सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि बेसिक ऑपरेशन और सब्सीक्वेंट ऑपरेशन होते हैं। अगर बेसिक ऑपरेशन नहीं किए गए, डायरेक्टली सब्सीक्वेंट ऑपरेशन किए गए, तो वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट है। इसका मतलब बेसिक ऑपरेशन जरूरी है, तब जाके ही एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे जंगलों में हम बोल सकते हैं कि देखिए वाइल्ड ग्रास हो गई, कोई फ्लावर हो गए, फ्रूट्स हो गए, वो अपने आप ग्रो हो गए, तो आपने उसके लिए कोई मेहनत नहीं करी, बेसिक ऑपरेशन नहीं करे। बेसिक ऑपरेशन में आपको पता है क्या करना पड़ता है, लैंड को टिल करना पड़ता है, जोतना पड़ता है, फिर उस पर क्या है, सीड्स डालने पड़ेंगे, पानी देना पड़ेगा, रेगुलर देखना पड़ेगा। इरीगेशन का पार्ट मैंने बताया था, वो बेसिक ऑपरेशन है। तो आपने बेसिक ऑपरेशन तो किया ही नहीं, सीधा सब्सिक्वेंट क्या कर रहे हो कि उसको मार्केट में बेच रहे हो, उसको थोड़ा सा फिट कर रहे हो मार्केट के लिए, और उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, फिर बाद में बेच रहे हो। तो वो आपका एक तरीके से नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बीच में ये भी बताया था, जब मैंने ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट बताए थे, तो बताया था कि मार्केट के लिए फिट करना किसी किसी प्रोडक्ट को ज़रूरी होता है, नहीं तो वो क्या होता है, एक तरीके से उसका खरीदार यानी ट्रेडर्स नहीं मिल पाता। तो आपको पता है कि सप्लायर की आपको ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे, उसको मार्केट के लिए फिट करोगे। जैसे जूट हो गया, तो आपको पता है कि उसमें से रेशे, फाइबर निकालने पड़ते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। या मैंने टोबैको लीव्स का बताया था कि जो भी टोबैको लीव्स होते हैं उसको आपको ड्राई करना पड़ता है, तो उसको सुखाना पड़ेगा, तब जाके ही सामने वाला डीलर उसको लेगा, वरना वो लेने की नहीं करेगा। लेकिन कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो रॉ फॉर्म में बिक जाते हैं, तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया तो वो तो जनरली एग्रीकल्चरल इनकम का ही होगा, क्योंकि वो जरूरी है, वो ऑर्डिनरी प्रोसेस है। एग्रीकल्चरिस्ट जो भी होता है यानी कल्टीवेटर जो भी होता है वो ये करेगा ही करेगा। लेकिन कुछ रॉ फॉर्म में होते हैं। रॉ फॉर्म में क्या हो गए, जैसे मैंने आपको बताया था मस्टर्ड हो गया, हाँ मैंने मस्टर्ड बताया था। तो आपको पता है कि मस्टर्ड से ऑयल निकलता है, या सेसमी सीड्स होते हैं उससे, जैसे तिल होता है तो उससे भी तेल निकलता है, ऑयल निकलता है। तो आप उसके बिना भी बेच सकते हो, मस्टर्ड को भी बेच सकते हो, सेसमी सीड्स या जो भी सीड्स है उसको बेच सकते हो, तो आपको उसका ऑयल निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने मस्टर्ड बेचा, सेसमी सीड्स बेचे, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम है। लेकिन अगर आपने उसका ऑयल निकाला फिर बेचा, तो वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, क्योंकि आप क्या करना चाहते हो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना चाहते हो। इसका मतलब ये हो गया। अब आप बोलोगे सर कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट अपने बिजनेस के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, यानी कुछ पर्टिकुलर जो ये एग्रीकल्चरल पार्ट है वो इसलिए ग्रो करते हैं, जूट इसलिए ग्रो करते हैं क्योंकि इससे बोरे बनते हैं। ठीक है, तो जो बोरे बनते हैं वो जनरली क्या है, हम खुद भी बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जूट भी ग्रो करते हैं और उसका कुछ पार्ट क्या करते हैं, बोरे बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, पार्टली एग्रीकल्चर और पार्टली नॉन एग्रीकल्चर हो सकती है, क्योंकि आप जूट भी बेच रहे हो और उससे बने हुए बोरे भी बेच रहे हो, और इस जूट का यूज़ क्या कर रहे हो, आप अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ कर रहे हो। जैसे शुगर कैन हो गया, तो शुगर कैन क्या कर रहे हो, उसके थ्रू शुगर बनती है, जैगरी बनती है, यानी चीनी और गुड़ बनता है। तो आप चीनी गुड़ का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हो, तो आप जो शुगर कैन अपने खेतों में उगाते हो उसी को यूज़ कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए। तो पार्टली एग्रीकल्चर और पार्टली नॉन एग्रीकल्चर होगा, जो कि आज की वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट और दे रखे हैं अदर एग्रीकल्चरल इनकम के और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के, यानी जो आपने बेसिक पढ़े वो तो हैं, इसके अलावा ये भी हैं, तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है सबसे पहले, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ट्रेड और कमर्शियल प्रोडक्ट्स लाइक जूट, कॉटन एटसेट्रा इज एन एग्रीकल्चरल इनकम। अब देखिए ये क्यों कवर किए सारे के सारे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी वन लाइनर आपके आ जाते हैं, ए बी सी डी आ जाते हैं, उसमें से क्या बोलता है कि कौन सा करेक्ट है, ए सी डी, ए ओनली, ए बी, इस तरीके से बोलता है ना। तो आपको ये सारे पॉइंट पता रहने चाहिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये सिंपल सा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जूट जिससे बोरे बनते हैं, आपको बताया, तो ये कमर्शियल प्रोडक्ट है। कॉटन जिससे क्लोथ्स बनते हैं, और भी काम के लिए आ सकता है, जूट के थ्रू क्या कारपेट भी बनते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये सारे ट्रेड या कमर्शियल प्रोडक्ट है। अगर आप इसको ग्रो कर रहे हो, इसका मतलब इस पर बेसिक ऑपरेशन भी कर रहे होंगे और सब्सीक्वेंट भी कर रहे हो। ग्रो का मतलब क्या हुआ, शुरू से आपने काम किया होगा। ठीक है, तो उस पर जो भी इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चरल इनकम है। फिर बोल दिया इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स इज एन एग्रीकल्चरल इनकम। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फूल को उगाने का बिजनेस, उससे रिलेटेड जो इनकम हो रही है। इसमें फ्रूट्स भी मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि फल भी होते हैं एक तरीके से, उसको भी ग्रो करने का बिजनेस होता है। एप्पल हो गए, ऑरेंजेस हो गए, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, तो उसको ग्रो करने का बिजनेस है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्रीपर्स बोल रखा है, तो दो होते हैं, एक तो क्रीपर्स और एक क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स जनरली समझोगे तो आपको क्रीपर्स भी आ जाएगा। देखो क्लाइंबर्स क्या होता है, कोई पौधे होते हैं जो जनरली किसी का सहारा लेके आगे बढ़ते हैं। तो इसका एग्जांपल मेरे हिसाब से तो मनी प्लांट हो सकता है। आपके आसपास या आपके घर में ही जनरली क्या होता है, मनी प्लांट के पौधे होते हैं। जैसे मेरे घर पे मेरी मम्मी ने भी लगा रखे हैं। बोलते हैं कि, मेरी मम्मी क्या बोलती है, गेट के बाहर लगा के रखे होते हैं कि
थोड़ा सा वो क्या है, हमारा गेट का जो ऊपर का हिस्सा इस तरीके से, तो बोलेगी कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा जब पौधे क्या होंगे यहाँ पे फैलेंगे। तो यहाँ तक रुक गया क्योंकि अभी कोरोना आ गया ना। आप बोलते हो मनी प्लांट का मतलब क्या होता है कि पैसा आएगा जितना वो बढ़ेंगे, अब यहाँ पे वो रुक गया है क्योंकि अब पैसा नहीं आ रहा मेरे पास, मनी नहीं आ रहा, इस चक्कर में यहाँ तक वो रुक गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक तरीके से सहारा लेके आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वो क्लाइंबर्स हो गया। जबकि क्रीपर्स क्या होते हैं, वो सहारा नहीं ले पाते हैं, तो वो जनरली क्या होता है, ज़मीन के यानी सतह पे ही एक तरीके से क्या है, बढ़ते जाते हैं। तो एक तरीके से मैं बोल दिया कि पौधों के जो भी तने होते हैं, पत्ते होते हैं, वो थोड़े फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं। तो उसको आप क्या कर सकते हो, फिर बाद में बेच सकते हो, क्या पता बेचते हो लोग, और उसकी जो भी इनकम ही वो एग्रीकल्चरल इनकम कहलाती है। थर्ड, प्लांट सोल्ड इन पोर्ट्स आर एन एग्रीकल्चर इनकम प्रोवाइडेड बेसिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म। देखिए सीधी सी बात है कि जो प्लांट आप बेच रहे हो किसमें, पॉट्स मतलब गमलों में लगा के, तो वो एग्रीकल्चर इनकम है अगर बेसिक ऑपरेशन किए, मतलब जो भी प्लांट है वो आपने ग्रो किए होंगे, ठीक है, उसके बाद उस पर सब्सीक्वेंट ऑपरेशन भी किए। ये जनरली जो पॉट्स ये लगा रहे हो तो सब्सीक्वेंट ऑपरेशन कर रहे हो ताकि वो एक तरीके से मार्केट में बिक सके। कई जने को गमले भी चाहिए होते हैं, नॉर्मल नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है, तो आप पॉट्स लगा के बेच रहे हो, वो पार्ट भी आ गया। तो ये सारे हो सकते हैं। इसी तरीके से देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था ये वाले पार्ट में, अगर ध्यान हो, कि अगर फाइनेंस एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग इंसर्ट किया गया था कि अगर आपका नर्सरी का यानी बागवानी का बिजनेस है जिसमें जो भी सैपलिंग या सीडलिंग होती है, मतलब वो पौधे छोटे छोटे होते हैं, तो वो जनरली क्या करते हो आप अपने बागवानी में या नर्सरी में क्या करते हो, उसको ग्रो करते हो। जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो उसको आप बेचने का काम करते हो। तो वो क्या हो गया, एक तरीके से एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट हो गया, चाहे उस पर आपने बेसिक एग्रीकल्चर ऑपरेशन किए चाहे नहीं किए। तो जो वो सैपलिंग सीडलिंग्स है उसका मतलब ही क्या हो गया, वो छोटे छोटे पौधे एक तरीके से जो नर्सरी में एक तरीके से ग्रो किए जा रहे हैं और उसके थ्रू बेचे जा रहे हैं। ये पार्ट आ गया। फोर्थ में देखिए क्या बोल रहा है, रेमुनरेशन एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर। देखिए सीधी सी बात है, आपका एग्रीकल्चर ऑपरेशन का बिजनेस है जिसमें पार्टनरशिप में आप, तो आप ओनर ही तो एक तरीके से। तो यहाँ पे उस पर जो रेमुनरेशन का पार्ट आपको मिल रहा है, यानी सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, या आपने जो कैपिटल लगाई उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसका जो भी आपको हिस्सा मिला वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट ही है। बस इसमें ये ध्यान रख लेना कि जो फर्म ने जो भी रेमुनरेशन, सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट दिया पार्टनर को, तो फर्म को ये एक्सपेंसेस जो भी हैं, फर्म के लिए तो एक्सपेंस हुए ना, तो फर्म को डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ हो जाने चाहिए। अगर फर्म को अलाउ हो रहे हैं डिडक्शन के फॉर्म में ये एक्सपेंस, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है, तब जाके ये पार्टनर के लिए वो एग्रीकल्चरल इनकम के फॉर्म में होंगे, मतलब एग्जम्प्ट होंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स को इस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी, याद रखना। कब, जब अगर मैंने क्या बोला कि फर्म को ये खर्चों के फॉर्म में, डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ हो गए। अब फिफ्थ क्या बोल रहा है, इनकम अराइजिंग बाय सेल ऑफ ट्रीज ग्रोन ऑन डिंडेड पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आफ्टर रीप्लांटिंग एंड बाय कैरिंग ऑन सब्सीक्वेंट ऑपरेशन इज एन एग्रीकल्चरल इनकम। अब देखिए फॉरेस्ट की बात करता है जिसमें आपको पता है कि पेड़ ये अपने आप ग्रो होते हैं एक तरीके से। कभी कभी बोलते हैं ना, देखो पेड़ तो फॉरेस्ट में, जंगल में क्या होगा, बारिश होगी अच्छी होगी तो अपने आप वो ग्रो होंगे, जो भी जंगली पौधे होंगे वो अपने आप ग्रो होंगे। तो ये पर क्या बोल रहा है कि डिंडेड पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट, इसका मतलब जंगल का कुछ पार्ट नष्ट किया गया है, अब वो अपने यूज़ के लिए क्या कर दिया, लोगों ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, ऐसा हो गया। माइनिंग वाइनिंग करते बहुत ज़्यादा, तो फॉरेस्ट का बहुत पार्ट क्या होता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन उसको आपने क्या करा, रीप्लांटिंग की, यानी उसमें वापस से अपने पेड़ पौधे ये सारे उगाए। तो उसको बेचने से जो भी इनकम अराइज हुई, क्योंकि आपने उगाए तो आपने रीप्लांटिंग की। रीप्लांटिंग का मतलब क्या हुआ, आपने उस पर छोटे छोटे पौधे लगाए होंगे। तो जनरली मैंने प्लांटिंग का पार्ट किसमें बताया था, बेसिक ऑपरेशन, तो आपने बेसिक ऑपरेशन भी किया। उसके बाद आपने उसको सार संभाल करी, देखभाल करी, सब्सीक्वेंट ऑपरेशन भी किए। उसके बाद बेचा, बेचने पे जो इनकम हुई वो एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट आ जाएगा। छठा, कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय हेल स्टॉर्म। भयंकर तूफान आ गया, ठीक है, ओलावृष्टि हो गई, ओला मतलब ओले पड़ गए, आपको पता है। तो बोल रहा है कि डैमेज उसकी वजह से हो गया टू द ग्रीन लीफ ऑफ द असेसिस टी गार्डन इज एग्रीकल्चरल इनकम। बोल रहा है कि असेसी का टी गार्डन था, चाय के बागान थे, ग्रीन लीफ से रिलेटेड, तो उस पर क्या हो गया, तूफान आ गया, ओले पड़ गए, उसकी वजह से डैमेज हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी से जो भी कंपनसेशन मिला वो एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा। देखिए आगे क्या बोल रहा है, फर्दर नो पार्ट ऑफ सच कंपनसेशन कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इनकम एज सच कंपनसेशन कैन नॉट बी अपोर्शन अंडर रूल 8। ये रूल 8 जो होता है वो टी के लिए होता है, रखना टी बिजनेस के लिए होता है, ठीक है। तो आगे अपना लिखा हुआ आएगा। वैसे तो जब मैं पार्टली एग्रीकल्चर और पार्टली नॉन एग्रीकल्चर बताऊंगा तो आपको पता है कि 60% क्या होता है एग्रीकल्चर इनकम होता है टी से रिलेटेड, और 40% क्या होता है नॉन एग्रीकल्चर, जिसे आप बोल सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया या बिजनेस इनकम बोल सकते हो। ऐसे बोलिए एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम। तो 60% एग्रीकल्चर इनकम और 40% क्या होती है
बिजनेस इनकम। तो ऐसे बोल सकते हैं ना 60% एग्जाम्प्ट होती है और 40% क्या होती है, टैक्सेबल होती है, क्योंकि 40% बिजनेस इनकम हो गई। पर यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपको कंपनसेशन मिला तो आप कभी भी क्या करोगे, अपोर्शन नहीं करोगे, 60-40 नहीं करोगे, जो भी कंपनसेशन हुआ वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। ठीक है। Further, no part of such compensation consist of manufacturing income. As such, compensation cannot be apportioned. उनको बांटा नहीं जा सकता अंडर रूल 8 बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग इनकम एंड एग्रीकल्चरल इनकम। तो इसलिए बोल रहा है कि जो भी एग्रीकल्चरल इनकम मिली उसको कभी भी आप बिजनेस इनकम के फॉर्म में नहीं दिखाओगे। कौन से वाले, कंपनसेशन वाले पार्ट को, ठीक है ना। और वैसे नॉर्मल तो जो इनकम कमाते हो, आपको पता है कि टी लीफ आपने बेचे तो उसको बेचने से जो भी इनकम हुई उसका 60% एग्रीकल्चर है और 40% कौन सा है, बिजनेस इनकम का पार्ट है। देखिए वो किससे रिलेटेड है, टी को बेचने से। ये क्या है, कंपनसेशन मिला है क्योंकि डैमेज हुआ है। ठीक। 7 देखिए क्या बोल रहा है, एनी फी डिराइव फ्रॉम लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल। ठीक है, वो मवेशियों को चराने के लिए एक तरीके से आप देखते हो कि वो जंगली घासें खाते हैं एक तरीके से। बीइंग यूज फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इज एन एग्रीकल्चरल इनकम। देखिए अगर इसमें आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू भी बना के देख सकते हैं। मान के चलिए कि मेरा क्या है, जंगल है, मैं ए हूँ, मेरा क्या है, फॉरेस्ट है, जहाँ पे अपने आप ही क्या होती है, कुछ ना कुछ घास उगती रहती है। तो अब देखिए घास उगेगी तो मैं क्या सोचता हूँ कि अगर कोई पर्सन आके इस घास को ले जाएगा तो मेरा तो फ़ायदा ही होगा एक तरीके से और मेरी इनकम होगी। तो यहाँ पे कैटल से एक तरीके से जानवर जो कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के लिए काम में आते हैं। तो एक बी आ गया, बी के खेत थे, वो क्या करता था, उसमें जनरली बैल जो भी आप देखते हो तो उनको यूज़ लेता था, जानवरों को यूज़ में लेता था। अब जानवरों को सर्वाइव करने के लिए उसको कुछ ना कुछ खिलाना तो ज़रूरी है ना। तो वो क्या करेगा, उनके लिए चारा लेके आएगा, या क्या करेगा कि उनको जब देखते हो आप रास्ते में क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें उनको खिलाते रहते हैं, तो उसकी जगह क्या करेगा, जंगलों में ले जाएगा। तो एक के जंगलों में ले गया और उसको उनके बैलों को, बी ने क्या करा, अपने बैलों को क्या करा, जो भी घास वास ये सारा का सारा पार्ट खिला दिया। तो वो ए क्या करेगा, उनसे किराया मांगेगा, किससे, बी से किराया मांगेगा। तो बोला एनी फी डिराइव फ्रॉम लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल बीइंग यूज फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो जो कैटल है, जो जानवर है, वो जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए काम आते हैं, जो बी यूज़ में लेता है, तो बी क्या करता है, उनको चराता है, क्या घास खिलाता है, किसके थ्रू, ए के थ्रू। तो ए क्या करेगा, उससे फ़ी डिराइव करेगा, मतलब उससे कुछ ना कुछ रेंट लेगा, उससे कुछ ना कुछ फीस लेगा, वो ए की एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी। इस तरीके से तो ये थोड़ा टिपिकल रहता है पॉइंट, लेकिन सिंपल बना सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू। 8th मैंने बता ही दिया, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन ए नर्सरी शैल बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम। ये नॉर्मल ऊपर बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, सेम है। अब देखिए नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी हो सकती है, एग्जाम में ये भी आ सकते हैं कभी कभी कि कौन से इनकरेक्ट हैं, ये आते हैं ना कभी कभी, या कभी कभी बोलता है कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इनमें से कौन सी है। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या दे रखा है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी बिजनेस हैविंग एग्रीकल्चरल इनकम इज़ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मेरा एग्रीकल्चर बिजनेस है, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ। तो एम्प्लॉय जिनको सैलरी मिल रही है वो उनकी एग्रीकल्चर इनकम थोड़ी होगी, वो तो इनकम फ्रॉम सैलरी वाले पार्ट में जाएगी, वो तो टैक्सेबल होगी। तो जो भी एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है वो क्या होगी, नॉन एग्रीकल्चरल। लेकिन याद रखना, पार्टनर्स को अगर रेमुनेशन मिल रहा है और फर्म ने उस पर खर्चे के फॉर्म में, एक्सपेंस के फॉर्म में डिडक्शन ले लिए, तो पार्टनर के लिए वो क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं, डायरेक्टर्स भी आ सकते हैं इसमें, याद रखना, मैनेजर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि वो पार्टनर नहीं होते हैं, याद रखना। तो एम्प्लॉय भी हो गए, इसके अलावा अलग से डायरेक्टर, मैनेजर, ये सारे पार्ट भी आ सकते हैं, याद रखना, ठीक है। तो जो भी सैलरी, बोनस, कमीशन मिल रहा है वो एक तरीके से उनकी सैलरी वाले पार्ट में, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी वाले पार्ट में जाएगा, यानी टैक्सेबल बनेगा, ना कि एग्रीकल्चरल इनकम बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है एम्प्लॉयज़ के लिए। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ए कंपनी एंगेज इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। जो भी कंपनी क्या कर रही है एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में, वो क्या कर रही है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है। तो जिन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिला वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, ये नहीं कि उनकी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। अब याद रखना कि वैसे ही डिविडेंड अगर इंडियन कंपनी से मिलता है तो क्या बोलते हैं, एग्जाम्प्ट होते हैं। एक पर्टिकुलर अमाउंट तक क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है, और उसके बाद टैक्सेबल होता है। तो हम जब एग्जेम्प्टेड इनकम का पार्ट देखेंगे, एग्जेम्प्टेड इनकम अभी मैंने आपको नहीं कराई, जब असेसमेंट ये होगा पूरा पार्ट, तो या बीच में मैं आपको करवा दूंगा एग्जेम्प्टेड का, क्योंकि जैसे जैसे आपके हेड होते जाएंगे तो कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम आपको अपने आप ही पता चलती जाएगी। तो अभी शुरू में करवाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, समझ गए। थर्ड देखिए, इनकम फ्रॉम साल्ट प्रोड्यूस बाय फ्लडिंग द लैंड विथ सी वाटर इज़ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। आप देखते हैं, देखिए आपने देखा होगा खारे पानी की झीलें बोलते हैं, तो झील हो गई, समुद्र हो गया, उसके थ्रू क्या कर रहे हो आप, साल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, नमक प्रोड्यूस कर रहे हो और उसको मार्केट में बेच रहे हो। तो इनकम फ्रॉम सॉल्ट प्रोड्यूस बाय फ्लडिंग द लैंड विथ सी वाटर, तो लैंड है खाली,
उस पर आपने पूरा का पूरा क्या कर दिया, झील का पानी डाल दिया और उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, नमक निकालने का काम कर रहे हो। जैसे सांबर झील आपने सुना होगा, उसमें से क्या निकालते हैं, नमक निकालते हैं और नमक को बेचते हैं। तो जो भी इनकम होती है वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कहलाती है। इनकम फ्रॉम फिशरीज, ठीक है, मछली पालन, पोल्ट्री फार्मिंग मतलब मुर्गी पालन, डेयरी फार्मिंग, ठीक, बटर एंड चीज़ मेकिंग, ये नॉर्मल हो गया, तो ये डेयरी फार्म हो गया, ये बटर एंड चीज़ मेकिंग हो गया। इसका अगर इनकम हो रहा है तो ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। तो मुर्गी पालन, ठीक है, पशुपालन बोलते हैं, पशुपालन भी होता है एक तरीके से, तो जानवरों को पाल रहे हो आप, कैटल फार्मिंग कर रहे हो, तो पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, फिशरीज हो गया, ये सारा पार्ट नॉन एग्रीकल्चर इनकम का, डेयरी फार्मिंग, ठीक। अब बोल दिया ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक इज नॉन एग्रीकल्चर इनकम, वही पशुपालन। आपको पता है कि ये ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, प्रजनन, एक तरीके से क्या किया जा रहा है और जानवरों को पैदा किया जा रहा है। रियरिंग मतलब क्या हो गया, पालन पोषण। तो लाइव स्टॉक मतलब क्या हो गया, जानवर, तो पशुओं को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, वो सारे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट है। फिर उनको बेच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। 6, इंटरेस्ट रिसीव बाय अ मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। देखिए इसमें भी अगर आपको एग्जांपल समझ में नहीं आए तो आप खुद का एग्जांपल बना सकते हो। जैसे मान के चलिए चिराग, मैं ओनर हूँ किसका, एक एग्रीकल्चर लैंड का। उसको मैंने क्या कर दिया कि एग्रीकल्चर लैंड का मैं इस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता हूँ, ठीक है। अब मुझे अमाउंट की ज़रूरत थी, ये मान के चलिए कि इससे रिलेटेड ही एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए मुझे ट्रैक्टर्स लेने थे, मशीनें लेनी थी। तो मैंने क्या कर दिया, लोन ले लिया पर्टिकुलर बैंक से, या जिससे भी मैंने लोन लिया, बैंक से तो नहीं बोल सकते क्योंकि बैंक तो अमाउंट ही मांगेगा, तो मैंने किसी पर्सन से क्या कर दिया, लोन ले लिया। अब मुझे उस पर क्या करना है, इंटरेस्ट देना है उसको, ठीक है। तो इंटरेस्ट के बदले में मैंने क्या कर दिया, अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसको दे दिया। मैंने इंटरेस्ट के बदले में क्या कर दिया, अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देखिए रेंट अलग चीज़ होती है, रेंट के बदले में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दिया जाता है तो वो एग्रीकल्चर इनकम होती है। पिछली वीडियो में बताया था कि अगर पर्टिकुलर कोई पर्सन है, ओनर है, उसने अपना लैंड किसी को किराए पे दिया, उस पर्सन ने उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज़ करा और जो भी प्रोड्यूस हुआ उसका कुछ हिस्सा ओनर को रेंट के फॉर्म में मिल गया, वो एग्रीकल्चर इनकम यहाँ रखना। लेकिन यहाँ पे हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट अगर चाहे कैश में भी दो सामने वाले को, तब भी वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं बनता, याद रखना, ठीक है। बकाया जो भी अमाउंट होता है उस पर जो इंटरेस्ट का पार्ट भी सामने वाले को मिल रहा है, तो इंटरेस्ट कभी भी एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट नहीं बनता। तो वैसे ही जो मनी लेंडर है, लोन प्रोवाइड करने वाला है, उसको हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट दिया है, किसके फॉर्म में, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के फॉर्म में, कैश नहीं दिया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे दिया, तो वो उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक ओनर है यानी ए है, उसने क्या कर दिया, बी एक किराएदार को क्या कर दिया, अपना लैंड यूज़ करने के लिए दे दिया। अब बी को क्या मिलेगा, बी क्या करेगा, ए को रेंट देगा, और बी उसको क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहा है। अब बी ने क्या करा, रेंट के बदले में कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ए को दे दिया, तो वो ए की एग्रीकल्चर इनकम ही मानी जाएगी, ठीक है। अब मान के चलिए कि ए का रेंट क्या है, कुछ बकाया, ठीक है, ए को रेंट नहीं मिला, मान के चलिए कैश में मिलता था, तो रेंट पे इंटरेस्ट भी बनने लग गया। ए क्या बोलेगा बी से कि भाई आपका इतना अमाउंट बकाया है, उस पर इंटरेस्ट इतना बन रहा है, आपने इंटरेस्ट नहीं दिया। तो सामने वाला क्या बोल रहा है कि मैं इंटरेस्ट के बदले में आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे रहा हूँ, तो इंटरेस्ट के बदले में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। रेंट फिर भी क्या है, आपका एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होगा, तो रेंट इन काइंड एग्रीकल्चर इनकम होता है। लेकिन रेंट पे, बकाया रेंट पे जो भी इंटरेस्ट का पार्ट है, और इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है, ए को इंटरेस्ट मिल रहा है या इंटरेस्ट की जगह उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिल रहे हैं, वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट है, ये याद रख लेना। तो ये थोड़े टिपिकल होते हैं। इसी तरीके से ये इंटरेस्ट भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है। ये तो कोई बाहर का पर्सन था, उससे जनरली लोन लिया गया था। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्ट वेयर सच क्रॉप्स वर एक्वायर्ड थ्रू परचेज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तुम सोचो कि तुमने किसी की खड़ी फसल खरीद दी, खड़ी फसल मतलब क्या, तुमने बेसिक ऑपरेशन तो किए नहीं, तुमने सीधा क्या करा कि परचेज कर लिया। यानी वो गार्डन्स में गया है, गार्डन बोल रहा हूँ, खेतों में लहरा रही थी फसल, आपका उस किसान के पास गए, उसको क्या बोला कि पर्टिकुलर मुझे आपकी ये सारी फसल खरीदनी है। आपने खरीद ली, आपने उसको काटा, हार्वेस्ट का मतलब क्या है, काटा और उसको इकट्ठा किया और मार्केट में बेच के आ गए। उससे जो प्रॉफिट हुआ तो वो क्या होगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। क्यों, क्योंकि आपने उस पर बेसिक ऑपरेशन नहीं करे, आपने सीधा सब्सीक्वेंट ऑपरेशन किया। बेसिक में क्या करना था आपको, उसको टिल करना था लैंड को, उसमें बीज डालने थे, उसका वेट करना था कि वो ग्रो हो जाए, तो वो बेसिक ऑपरेशन का पार्ट है। ग्रो होने के बाद आपको सब्सीक्वेंट ऑपरेशन करने पड़ते हैं, यानी पौधा जैसे उगता है उसके बाद आपको उसके सब्सीक्वेंट ऑपरेशन करने पड़ते हैं, जिसमें मैंने बताया था वीडिंग, प्रूनिंग, अंडर ग्रोथ जो भी होते हैं वो आपको हटाने पड़ते हैं। ये सारा पार्ट आ जाएगा। जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि सब्सीक्वेंट ऑपरेशन में जो मैंने भी बोला, प्रूनिंग, वीडिंग, ये सारा पार्ट है। तो उसमें आप क्या कर रहे हो, ब्रांचेस कुछ एक्स्ट्रा हो गई उसको हटा रहे हो, आसपास में झाड़ियाँ हो गई उसको हटा रहे हो, खरपतवार भी बोलते हैं, निराई, हिंदी में क्या बोलते हैं, निराई, गुड़ाई, सिंचाई,
ये सारा पार्ट जो आता है वो जनरली किस में आएगा, आपका इसके पार्ट में आ जाएगा। फसल को काटना हार्वेस्ट बोलते हैं, तो ये सारा पार्ट सबसीक्वेंट में आ जाएगा। तो अगर सिर्फ आप सबसीक्वेंट ऑपरेशन कर रहे हो, उसके होने पर जो भी बेचने पे प्रॉफिट हुआ है वो आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आएगा। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइंस इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। देखिए तो नॉर्मल देखने से पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर नहीं है, तो कुछ आपको देखने से पता चल जाएगा। जैसे हमने बोल दिया कि वो ब्रिक्स होते हैं वो बनाने का काम करते हैं, तो ईंट के बट्टे बोलते हैं, आप इंग्लिश में ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, लेकिन जो ब्रिक्स होते हैं वो बनाते हैं, तो उसकी वो भी जनरली क्या हो गई, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में आ गई। ठीक है, जैसे हमने बोला कि वो सांबर झील, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, पानी की झील है जिसके थ्रू क्या कर रहे हो आप, खारे पानी की झील है जिसके थ्रू आप नमक प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको बेच रहे हो, तो वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ये सबको ही पता है क्योंकि ये नॉर्मल पार्ट है। ठीक, इसी तरीके से देखिए, रेमुनरेशन टू ए डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम ए कंपनी एंगेज इन एग्रीकल्चरल बिजनेस इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ये भी मैंने बताया था कि एम्प्लॉय के साथ साथ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर ये भी हो गया, क्योंकि ये पार्टनर नहीं है याद रखना। द प्रोविजन होल्ड गुड इवन व्हेन सच रेमुनरेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। चाहे नेट प्रॉफिट के किसी परसेंटेज के बेसिस पे भी रेमुनरेशन उन्हें मिल रहा हो, तब भी वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं बनेगा, तब भी वो क्या होगा, नॉन एग्रीकल्चर। यानी इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हो तो वो पार्टनर होगा, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट का जो परसेंटेज दे रहे हो वो भी रेमुनरेशन के फॉर्म में है, क्योंकि डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर पार्टनर नहीं है, तो उस केस में क्या हुआ, वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। जबकि रेमुनरेशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है। कब, अगर फर्म ने उस खर्चे को एक तरीके से लेस कर दिया, मतलब फर्म को वो डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ हो गया है, तो पार्टनर के लिए वो इनकम क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर को जो भी रेमुनरेशन मिल रहा है वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। 10वां, इनकम अर्न बाय ए कल्टीवेटर फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ शुगर कैन, जो कि उसने अपनी ज़मीन पे ग्रो किए थे, यानी उसने खुद ने वो शुगर कैन, गन्ने प्रोड्यूस किए थे, तो इसने क्या करा, शुगर कैन को जैगरी में कन्वर्ट कर दिया, गुड़ बनाया, या शुगर बोल सकते हो वो बनाया, ऐसे बोल सकते हो। इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम टू द एक्सटेंट टू विच इनकम इज रिलेटेड टू सच कन्वर्जन ओनली। दिस इज बिकॉज शुगर कैन इटसेल्फ इज मार्केटेबल। देखिए अब मैंने क्या बताया था, कुछ चीज़ें मार्केटेबल हो सकती है, लेकिन आप क्या करते हो, एक तरीके से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कमाई है, कि इसमें गुड़ में, शुगर में, तो आपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप कर दी, और आपके खुद के शुगर कैन के खेत हैं, तो आपने उनमें से क्या कर दिया, कुछ शुगर कैन तो मार्केट में बेच दिए। ठीक है, तो वो तो क्या हो गई, आपकी एग्रीकल्चरल इनकम हो गई। और कुछ शुगर कैन आपने अपने जैगरी, मतलब गुड़ को प्रोड्यूस करने के लिए लगा दिए, तो वो क्या हो गई, एक तरीके से बिजनेस की इनकम हो गई। लेकिन अगर टोटल इनकम आपको दे रखी होती है और आप अलग नहीं कर सकते हो, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, टोटल इनकम में से आपको जो एग्रीकल्चरल इनकम है उसको लेस करना पड़ेगा, बाकी आपकी क्या हो जाएगी, बिजनेस इनकम, या बिजनेस इनकम को लेस करना पड़ेगा, बाकी क्या हो जाएगी, आपकी एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी। तो बोल रहा है कि जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो क्या है, इनकम अर्न बाय कल्टीवेटर फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ शुगर कैन टू जैगरी इज नॉन एग्रीकल्चर इनकम टू द एक्सटेंट टू विच इनकम रिलेटेड टू सच कन्वर्जन ओनली। तो अगर आपने अपने खेत में उगाए हुए गन्नों को, शुगर कैन को गुड़ बनाने के लिए यूज़ कर लिया, तो जितना कन्वर्जन किया उससे रिलेटेड जो इनकम हुई है वो बिजनेस की इनकम कहलाती है। दिस इज़ बिकॉज शुगर कैन इट सेल्फ इज़ मार्केटेबल, मतलब शुगर कैन के लिए बाजार आराम से मिल सकता है, उसको आप नॉर्मली भी बेच सकते हो, आपको उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कन्वर्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो, जो कि किस में दे रखा है, इसमें ट्रीटमेंट ऑफ पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम। रूल 7 याद मत रखना, क्योंकि देखिए रूल 7 तो आपका आएगा, जो कि मैंने नीचे कवर कर रखा है, क्योंकि देखिए इसमें रूल 8 भी है, 7A भी है, 7B भी है, 7B1A भी है, क्योंकि इसमें पहले से ही स्पेसिफिक बोल रखा है कि जो भी इनकम होगी उसका इतना परसेंट तो एग्रीकल्चर है और इतना नॉन एग्रीकल्चर है। लेकिन ये 3 चीज़ों के लिए दे रखा है, एक तो टी, एक कॉफ़ी और एक रबड़। लेकिन उसके अलावा जो बाकी सारे प्रोडक्ट है उसके लिए रूल 7 है, उसके लिए बाकी जो अदर प्रोडक्ट है उनके लिए क्या है, रूल 7 है याद रखना। और बाकी सबके लिए रूल क्या है, रूल 8, रूल 7A, 7B इस तरीके से दे रखा है, 7B1, 7B1A ये दे रखा है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, इन केस assessees engage in integrated activity comprising of agricultural activity as well as non-agricultural activity, then profit of such integrated activity shall be segregated into agricultural income and non-agricultural income in the following manner। अब देखिए इसमें एग्जांपल दे दिया वही कि कुछ पार्ट क्या होगा एग्रीकल्चरल इनकम का और कुछ पार्ट नॉन एग्रीकल्चर इनकम का कहलाएगा टोटल इनकम में से। अगर असेसी एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, देखिए क्या बोल रहा है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। देखिए अब इसमें ये टिपिकल पार्ट, टिपिकल तो नहीं है पर क्या है कि लोग ये समझाते नहीं है, ग्रोइंग एंड बोल रखा है, एंड का मतलब क्या है, आप देखिए इसको उगा तो रहे हो, साथ में मैन्युफैक्चरिंग मतलब उसको विक्रय योग्य बना रहे हो, सेलेबल मार्केट में बेचने लायक बना रहे हो, तो ये दोनों काम आप करते हो तब जाके क्या होगा 60% 40% होगा। अगर आप ये नहीं करते, आप जनरली क्या कर रहे हो, एक तरीके से मान के चलिए
कि आप सिर्फ खरीद के क्या करते हो, उसको बेच देते हो। तो ये तो आपने क्या कर रखा होंगे, आप आपके आसपास भी टी डीलर देख रखे होंगे, वो क्या करते हैं, खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं। तो वो जनरली बिजनेस की इनकम हो जाएगी, तब आपका 60% का फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको एग्रीकल्चर इनकम का। तो बोल रहा है कि उगाई भी आपने हो, यानी ग्रो भी आपने की हो। ग्रो होने के बाद आपको पता है कि सीधा तो बेच नहीं सकते कि ये लो पत्ते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, मतलब टी के फॉर्म में उसको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आपने सारा प्रोसेसिंग का पार्ट करा और उसकी निर्माण की प्रक्रिया में सारा पार्ट किया। जैसे ही वो बन गई उसके बाद उसको बेच दिया सामने किसी भी डीलर को, होलसेलर को, जिसको भी बेच दिया। तो आपको पता है कि जो भी आपको इनकम हुई टोटल, उसका 60% एग्रीकल्चर है और 40% नॉन एग्रीकल्चर है। तो बोल रहा है इफ़ एन असेसी अर्न ₹5 लाख एज पर सेक्शन 28 फ्रॉम द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, देन इज बिजनेस इनकम विल बी 2 लाख। 5 लाख का कितना, 40%, और 5 लाख का 60% क्या होगा, एग्रो इनकम। एग्रो मतलब एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी, यानी 3 लाख रुपीज़। ठीक है, सिंपल सा, ये रूल 8 है। अब रूल 7 है। इसी तरीके से देखो, रूल 8 में आपने वो भी देखा था ऊपर कि कंपनसेशन जो भी आपको मिला, जो भी डैमेज हुआ था, तूफान आ गया, ओले पड़ गए, तो जो कंपनसेशन है वो भी एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट होगा, लेकिन उसमें 60-40 नहीं करोगे, वो सारा का सारा जो कंपनसेशन है वो एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट बन जाएगा। इसी तरीके से कोई पार्टनर है, अगर उसको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, ये बताया था मैंने, रेमुनरेशन मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट का हिस्सा जो भी मिल रहा है, तो उसका 60% एग्रीकल्चरल इनकम होगा और 40% नॉन एग्रीकल्चर। कब, अगर ये टी बिजनेस है उससे रिलेटेड, अगर ये टी बिजनेस है उससे रिलेटेड। अगर आपका रबड़ है तो 65%, 35%, कॉफ़ी है तो 75-25 या 60 और 40, ऐसे केस आएगा। अब देखिए किसका देख रहे हैं, रबड़ का। 7A, असेसीज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबड़ इन इंडिया। देखिए इसमें भी बोल रखा है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो ये बोल रहा है टोटल इनकम का 65% एग्रीकल्चर, 35% नॉन एग्रीकल्चर होगा। ठीक। अब देखिए रबड़ में क्या है कि साइंटिफिक नेम भी आते हैं, वो मैंने नहीं लिखे, जैसे क्या बोलते हैं कि रबड़ के पौधे होते हैं। एक मिनट, आवाज़ बैठ गई। देखिए हाँ, अब आवाज़ सही है बिल्कुल। तो देखिए रबड़ के पौधों से क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स निकलता है, सैनेक्स निकलता है, लेटेक्स निकलता है, ऐसे बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स, सैनेक्स या लेटेक्स बोलते हैं, वो निकलता है। तो उसके बेसिस पे क्रैप्स बनते हैं, ब्राउन क्रैप्स बनते हैं, तो वो रबड़ के एक प्रकार होते हैं। तो जनरली वो निकले और उनको बेचने से जो भी आए भी, उसका 65% क्या है, एग्रीकल्चरल, और 35% नॉन एग्रीकल्चरल। लेकिन आपको सिंपल देखना है कि रबड़ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और ग्रो भी इंडिया में वो कर रहा है। वो असेसी ग्रो भी कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, मतलब प्रोड्यूस भी कर रहा है। रबड़ के पौधे एक तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, उगा रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, प्रोड्यूस नहीं यानी ग्रो कर रहा है, और उसके बाद उसको क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट भी कर रहा है। फिर बोल रहा है असेसीज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी इन इंडिया। अब देखिए इसमें क्या है, दो पार्ट है, यहाँ पे बोल दिया कि 7B सबसेक्शन 1 और 7B सबसेक्शन 1A, यानी रूल के अकॉर्डिंग है, सबसेक्शन बोल रहा हूँ, सब रूल। कॉफ़ी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय द सेलर इन इंडिया, 75% ऑफ इनकम, 25% ऑफ इनकम। तो 75% एग्रीकल्चरल और 25% ओनली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। देखिए इसका मतलब जनरली क्या है कि आपने कॉफ़ी के पौधे लगाए, कॉफ़ी के पौधे एक तरीके से ग्रो हुए, आपको पता है, और उसके बाद क्योर्ड, क्योर्ड का मतलब क्या होता है, प्यूरीफाई करना, शुद्धिकरण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो क्योर्ड का मतलब वैसे तो नॉर्मल क्या बोलते हैं, यार वो बंदा क्योर हो गया, क्योर मतलब ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे क्योर का मतलब क्या है, शुद्धिकरण, उसको आप प्यूरीफाई करा, उसको थोड़ा सही किया। इसकी वजह से 75% इनकम एग्रीकल्चर है, 25% नॉन एग्रीकल्चर। लेकिन देखिए ये मान के चलिए कि ये नॉर्मल क्या है, पूरा प्रोसेस नहीं है। अगर एक कंपनी देखोगे जैसे नेस्कैफ़े, तो आपको पता है कि आपको पैकेट में पूरा का पूरा मिलता है, यानी बॉटल में मिलता है। तो उसमें जो भी आपको पार्ट दिखता है वो क्या दिखता है, छोटे छोटे पीसेस दिखते हैं। एक अगर पूरी देखोगे कॉफ़ी के बीन्स, तो वो आपको ऐसे दिखेंगे, जनरली ऐसे ही दिखते हैं जनरली कॉफ़ी के बीन्स, या ऐड में आपने देखे होंगे। लेकिन जब भी आप नेस्कैफे या किसी कंपनी के लिखते हो तो वो क्या मिलते हैं आपको, टुकड़े टुकड़े दिखते हैं या उसके पाउडर दिखता है। तो जनरली उन्होंने उसमें क्या किया होता है, कुछ ना कुछ फ्लेवर मिलाया होता है ताकि उसका कड़वापन हट जाए, ऐसे हो गया। कुछ ना कुछ उसने क्या कर रखा होता है, उसमें रोस्ट किया होता है। तो अगर ये बोल रहा है कि ग्रॉन और क्योर्ड के अलावा उस कंपनी ने उसको रोस्ट किया यानी भूना, एंड ग्राउंडेड बाय द सेलर इन इंडिया, मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े ग्राइंड कर दिया, उसको टुकड़े कर दिए, विद और विदाउट मिक्सिंग चिकोरी, कोई चिकोरी होता है या कुछ फ्लेवर होते हैं, तो ये बोला चिकरी बोलते हैं, चिकोरी बोलते हैं, वो मिलाया या नहीं मिलाया, उसके साथ कुछ फ्लेवर्ड इंग्रेडिएंट मिलाए या नहीं मिलाए, वो उनके ऊपर है। लेकिन क्या करा, ग्रोन और क्योर के बाद उसको रोस्ट, जैसे ही भून दिया और ग्राउंड कर दिया, मतलब उसके टुकड़े कर दिए, ठीक है, या रोस्ट भी कर दिया, उसमें फ्लेवर मिलाया नहीं मिलाया, चिकोरी मिलाया नहीं मिलाया, तो वो 60% इनकम, जो भी इनकम उसका 60% एग्रीकल्चरल और 40% नॉन एग्रीकल्चरल आएगा। ये पार्ट आ गया।
अब आप बोलोगे कि सर ये चाय को ग्रो करने के लिए या कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए, रबड़ को ग्रो करने के लिए जो भी एक्सपेंस होते हैं वो अलाउ होते हैं। हाँ, वो एक्सपेंस अलाउ होते हैं। तो कभी कभी ये भी आता है कि देखो, बोलता है कि जो पुरानी झाड़ियाँ होती हैं, जैसे आपको पता है कि चाय से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, तो मान के चलिए कि बुशेस होती हैं, उनको आपको हटाना है। या कॉफ़ी से रिलेटेड क्या होता है, पुराने पौधे उनको हटाना है। या रबड़ से रिलेटेड पुराने पौधे होते हैं, उनको हटाना है, उनकी जगह पे नई प्लांटिंग करनी है। तो उसके हटाने के जो भी खर्चे हो रहे हैं वो भी लेस किए जाते हैं। कभी कभी थियोरेटिकली आ सकता है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है इसलिए मैंने बता दिया कि वो भी एक्सपेंस लेस हो जाते हैं। और देखिए, मैंने भी आपको बताया था, सैलरी एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम ए फर्म ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, कॉफ़ी और रबड़। सच रेमुनरेशन और इंटरेस्ट शैल बी ट्रीटेड एज पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम एंड पार्टली बिजनेस इनकम एज स्टेटेड अबव। तो इसका मतलब, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, चाय की बात कर रहे हैं, टी की तो 60% 40%, अगर हम रबड़ की बात कर रहे हैं तो 65-35, अगर हम कॉफ़ी की बात कर रहे हैं तो 75-25, ग्रोन एंड क्योर्ड 60 और 40, ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड। ठीक है, चाहे उसमें फ्लेवर मिलाया गया है नहीं मिलाया गया, चाहे उसमें चिकोरी मिक्स की गई है चाहे नहीं की गई है। तो उस केस में क्या होगा, जो पार्टनर की सैलरी इंटरेस्ट जो भी है वो भी ऐसे ही टैक्सेबल होगा। 60% एग्जम्प्ट हो जाएगा और 40% टैक्सेबल। रबड़ की बात कर रहे हैं 65-35, और कॉफ़ी की बात कर रहे हैं तो 75-25 या 60 और 40। ये आपका ख़त्म हो गया। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन भी कवर किए हैं, यानी इससे रिलेटेड तो नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्या करना कवर, लेकिन मैंने कुछ 2 क्वेश्चन कवर किए जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। एक तो इससे रिलेटेड, तो सबसे पहले ये थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है, कि आपने जो अभी 3 प्रोडक्ट देखे उसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। मतलब हमने खुद ने ग्रो किए और हमने उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ कर लिया। जैसे देखिए, कोई भी एग्जांपल बोल सकते हैं, कॉटन हमारे क्या हो रही है, फार्म में ग्रो हो रही है। ठीक है, सीधी सी बात है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसी से क्लोथ्स बनाने का काम कर दिया, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग भी कर लिया। तो हमने एग्रीकल्चर का काम करा और मैन्युफैक्चरिंग भी किया, तो दोनों पार्ट मिक्स हो गए। तो इसलिए बोल रहा है कि कुछ सर्टेन इनकम होती है जिसमें एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर दोनों एलिमेंट होते हैं। दे आर सर्टेन इनकम विच आर बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, दैट इज बिजनेस एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द इनकम ऑफ सच शुगर फैक्ट्रीज, ये तो मैंने आपको बता दिया, विच प्रोड्यूस शुगर फ्रॉम द कैन, कैन मतलब शुगर कैन, गन्ने से, ग्रोन ऑन देयर ओन फॉर्म्स, तो खुद के फॉर्म है, वहाँ पे शुगर कैन ग्रो हो रहे हैं, उसके थ्रू आपने क्या करा, मैन्युफैक्चरिंग शुगर कर दी। इनकम ऑफ सच कॉटन मिल्स और ऑयल मिल्स, जैसे मैंने बताया था मस्टर्ड, उससे क्या बन रहा है, ऑयल। तो मस्टर्ड आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। पहले आप एग्रीकल्चर का पार्ट कर रहे हो खुद के फॉर्म में, उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसके थ्रू ऑयल निकाल रहे हो। विच ग्रो कॉटन और ऑयल सीड्स ऑन देयर ओन फॉर्म्स, आ गया। द इनकम ऑफ दीज फैक्ट्रीज आर पार्शली एग्रीकल्चर एंड पार्शली बिजनेस इनकम चार्जेबल टू टैक्स। अब देखिए कितने सिंपल पार्ट है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिजनेस इनकम, सेल प्रोसीड ऑफ फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब देखिए, आपको पता है कि जो भी फाइनल प्रोडक्ट बेचा गया है उसमें जनरली दोनों एलिमेंट मिक्स होंगे। ठीक है, एग्रीकल्चरल के भी और नॉन एग्रीकल्चरल के भी। देखिए, जो ये पार्ट है इसको तो आप ऐसे क्वेश्चन के थ्रू ही समझ पाओगे, पर अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको साथ साथ बताते जाता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे शुगर कैन की हम बात करें तो शुगर कैन क्या होता है, एक तरीके से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, ये मान के चलिए, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में काम आ सकता है, किसके लिए, शुगर बनने के लिए, आपको पता है। तो देखिए, सेल प्रोसीड ऑफ फाइनल प्रोडक्ट मतलब शुगर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस शुगर कैन के थ्रू, माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच प्रोडक्ट। ये बोल रहा है कि अगर शुगर कैन हम बना के क्या करते, बेच देते, ठीक है, यानी ग्रो करके बेच देते, हम शुगर के लिए उसको यूज़ नहीं करते, तो अगर डायरेक्ट मार्केट में बेचते तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या होती। अब मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी वो जनरली बता दूंगा। देखिए, मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, एक तरीके से उसकी कॉस्ट क्या आती है एक तरीके से। तो जनरली हम क्या बोल रहे हैं, जो भी चीज़ हम बेच रहे हैं, जैसे शुगर बेच रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या है। तो हमें पता है कि हमने तो शुगर कैन यूज़ करे, हमने शुगर कैन अगर मार्केट से खरीदे होते तो उसकी क्या कॉस्ट आती। तो जनरली मार्केट वैल्यू की बात कर रहा है, लेकिन हमने तो अपने खेत में से लिए हैं, इसलिए हम मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं कि जो भी शुगर कैन हमने अपने खेत में से लिए, खुद के फॉर्म में से, तो अगर वो मार्केट से खरीदते तो वैल्यू क्या आती। तो मार्केट वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच प्रोडक्ट माइनस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। शुगर को बनाने के लिए और भी तो एक्सपेंस आएंगे, सीधी सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे मेटल लगता है, तो मेटल तो हमने बता दिया कि उसकी क्या मार्केट वैल्यू है, वो कॉस्ट जनरली हमने ले ली, लेकिन लेबर लग गया, ओवरहेड लग गए, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंस है वो सारे के सारे लेस कर दिए। अब देखिए, एग्रीकल्चर इनकम में क्या हो गया कि अगर आप शुगर कैन को बेचते, ठीक है, खुद बेचते, तो क्या मार्केट वैल्यू मिलती। तो जनरली जो हम खरीद रहे हैं वही मार्केट वैल्यू का पार्ट यहाँ पे क्या होगा, आपका एग्रीकल्चर इनकम में सेलिंग वाले पार्ट में आ जाएगा कि मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कि अगर हम जो मार्केट से खरीद रहे हैं, तो अगर हमारे पास खुद के पास जो है शुगर कैन, उसको हम बेचेंगे तो उसकी क्या सेल वैल्यू होगी, यानी मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे ये परचेज प्राइस के फॉर्म में और यहाँ पे ये एग्रीकल्चर इनकम में सेल वैल्यू के फॉर्म में होंगे। तो जो परचेज होती है बिजनेस इनकम के लिए वही सेल वैल्यू बन जाती है, माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, खेती की जो भी कॉस्ट आई, यानी जो भी हमने बीज लगाए,
जो भी हमने उसमें पेस्टिसाइड्स यूज़ करे, जो भी हमने और प्रोसेस वाटर ये सब कुछ यूज़ करा, इलेक्ट्रिसिटी जैसी भी लगी, जनरेटर ये जो भी चलाया, कुछ भी चलाया, उसके जो भी खर्चे आए तो वो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में आएंगे। पुरानी झाड़ियाँ हटा के नई झाड़ियाँ लगाई या नए प्लांट लगाए, वो सारा पार्ट आ गया, नई बुशेस लगाई, तो वो सारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में आ जाएगी। हेयर द मार्केट वैल्यू मीन्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज कैपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट एज सच और आफ्टर ऑर्डिनरी प्रोसेसिंग। देखिए ये बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, तो शुगर कैन आपको पता है कि मार्केट में बिक सकता है और मार्केट में उसको जो भी डीलर है वो मिल रहे हैं, ट्रेडर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू कैलकुलेटेड एट एवरेज प्राइस एट विच इट हैज़ बीन सोल्ड ड्यूरिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। देखिए यानी इसका सिंपल एग्जांपल क्या है, मान के चलिए मैं गन्ने प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें पता है कि जनरली हमारी क्या कॉस्ट है, लेकिन अगर हम उसको बेचेंगे तो थोड़ा ज़्यादा में बेचेंगे। तो सपोज करो मैं प्रोड्यूस ही नहीं करता, अगर मैं मार्केट से खरीद के आऊँगा तो मैं क्या बोलूँगा सामने वाले को, ये छोटू जाइयो एक बार मार्केट से पूछ के आइयो कि पर्टिकुलर इतने क्विंटल गन्ने की क्या प्राइस है। तो वो 2-4 जगह से पूछ के आया, तो उसको पता चला कि कोई क्या बोल रहा है 900 रुपीज़ पर क्विंटल, कोई क्या बोल रहा है 1000 रुपीज़ पर क्विंटल, तो उसको पता चल गया, तो उसका हम एवरेज ले लेंगे। ठीक है, क्या पता आपने कभी कोई है ना, जैसे बल्क में खरीदते हो तो आपने 30,000 क्विंटल खरीदे तो आपको 1000 रुपीज़ पर क्विंटल मिल गया। आपने 10,000 क्विंटल खरीदे कुल गन्ने, तो वो आपको मान के चलो कि ज़्यादा में मिल गया, 1200 रुपीज़ पर क्विंटल, सस्ता नहीं मिला। तो उसका एवरेज ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एवरेज, वैल्यू कैलकुलेटेड एट एवरेज प्राइस एट विच इट हैज़ बीन सोल्ड ड्यूरिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट एज सच और आफ्टर ऑर्डिनरी प्रोसेसिंग। ये बोल रहा है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम निकाल रहे हैं वो मार्केट में जनरली बिकता ही नहीं है एक तरीके से, या एक तरीके से उसकी मार्केट में वैल्यू निकल नहीं पाती। बिकता नहीं है कहने का मतलब ज़्यादातर इसका डीलर नहीं मिल पाता, ये बोल रहा है। तो जनरली हम क्या कर रहे हैं, खुद ही बना के उसको अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कोई और अगर बनाता है और मार्केट में बेच पाता है तो अच्छी बात है, ये मार्केट वैल्यू दे रखी होगी। लेकिन नहीं बेच पाता तो उस केस में मार्केट वैल्यू क्या होगी, एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, जो भी शुगर कैन प्रोड्यूस करा उसके क्या एक्सपेंसेस आए, प्लस लैंड रेवेन्यू और रेंट पेड फॉर द एरिया इन विच इट वाज ग्रोन। जिस एरिया में ये ग्रो हुए हैं उसका लैंड रेवेन्यू, यानी जो भी लोकल टैक्स हो गया, लगान बोलते हैं या कर बोलते हैं, जो भी हो गया, या जो भी किराया हो गया वो, प्लस सच प्रॉफिट एज असेसिंग ऑफिसर थिंग्स टू बी रीजनेबल। अब देखिए मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं तो इसमें प्रॉफिट का पार्ट जो भी असेसिंग ऑफिसर सोच रहा है कि कॉस्ट में प्रॉफिट कितना जोड़ा जाए, वो जोड़ के मार्केट वैल्यू ले ली जाती है। अब एक एग्जांपल दे रखा है जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए बोल रहा है कि ABC लिमिटेड ग्रो शुगर कैन टू मैन्युफैक्चर शुगर, द डेटा फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 इज एज फॉलोज। अब देखिए सिंपल रखना है, देखिए कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन, अभी मैंने क्या बताया, ये कल्टीवेशन शुगर कैन की, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस याद रखना, शुगर की नहीं बात कर रहे, शुगर कैन। तो सीधी सी बात है, जो एग्रीकल्चर इनकम है तो उसकी मार्केट वैल्यू आपको पता होगी, मार्केट वैल्यू में से कॉस्ट लेस कर देना। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर बताया था अभी आपको, कहाँ गया, ये रहा, कि मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ये लेस कर देना। अब देखिए मार्केट वैल्यू क्या है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉस्ट बनेगी, और हम क्या बोल सकते हैं कि शुगर कैन के लिए सेल बनेगी। मार्केट वैल्यू शुगर कैन व्हेन ट्रांसफर टू फैक्ट्री, तो ये बोल रहा है कि हमने इसको शुगर कैन को तो फैक्ट्री में ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन अगर फैक्ट्री में नहीं करते, मान लो शुगर नहीं बनाते, तो शुगर कैन को डायरेक्ट मार्केट में बेचते तो कितने बिकता, 10 लाख रुपीज़ में बिकता, और हमारी कॉस्ट क्या है, 6 लाख। तो 10 में से 6 गए तो एग्रीकल्चर इनकम कितनी आ गई आपकी, 4 लाख की आ गई। ठीक है, तो यही जनरली आपको नीचे दे रखा है कि 10 में से 6 गए तो बाकी आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी आ गई, 4 लाख आ गई। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि आपको टोटल इनकम दे रखी है, उसमें से आपको क्या करना पड़ता है, जो आपकी बिजनेस की इनकम है वो पार्ट हटाना पड़ता है, तो बाकी आपकी क्या आती है, एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट, यानी सॉरी एग्रीकल्चर इनकम को हटानी पड़ती है, तो बाकी आपका जो पार्ट है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम यानी बिजनेस इनकम का पार्ट आ जाता है। तो ऐसे भी कैलकुलेशन का था, लेकिन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, इसलिए मैंने सिंपल सा आपको बताया एग्जाम्पल। अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग मतलब शुगर बनाने की, ठीक है, शुगर को बेचोगे 25 लाख में। सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर हु लुक्स आफ्टर ऑल ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, तो इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी के शुगर बनाने के सारे पार्ट को देख रहा है, तो ये सारा मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंस हो गया, ये मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंस, और ये नॉर्मल सैलरी दे रहे हो ये भी शुगर के बेचने से रिलेटेड ही है। तो शुगर कितने की बेची, 25 लाख की, उसमें से एक तो 6 लाख के ये लेस करोगे, एक 3 लाख ये लेस करोगे, और एक मार्केट वैल्यू को ये पार्ट लेस करोगे, क्योंकि अगर आप मार्केट से खरीदते तो आपको 10 लाख रुपीज़ का पड़ता, जबकि आप अपने फॉर्म में शुगर कैन को क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको एक तो 6 लाख लेस करने पड़ेंगे, एक 3 लाख लेस करने पड़ेंगे, और एक 10 लाख को लेस करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इसने यही करा, 25 लाख
उसमें से 10 लाख एवरेज मार्केट वैल्यू शुगर कैन, तो ये हमारे लिए एक तरीके से क्या हो गई, कॉस्ट का पार्ट हो गया। सैलरी टू मैनेजिंग डायरेक्टर 3 लाख, ये भी हमारी क्या हो गई, कॉस्ट का पार्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 6 लाख, तो 25 में 19 गए 6। अब देखिए याद रखना कि ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किससे रिलेटेड है, शुगर को बेचने से रिलेटेड है, जबकि शुगर कैन की कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है। कल्टीवेशन मतलब क्या, शुगर कैन को उगाने की जो भी कॉस्ट आई वो सारी की सारी, ठीक है, तो वो 6 लाख का पार्ट अलग है। दोनों को सेम मत समझना, इस तरीके से आ गया। अब कुछ एग्जाम्पल आपको कवर करके दे रखे हैं। देखिए बिजनेस इनकम आपको पता चल गया और एग्रीकल्चर पता चल गया। ऐसे ही आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं किसके, कि वेदर द फॉलोइंग रिसिप्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया आर एग्रीकल्चर इनकम और नॉट, ये बोल रखा है। देखिए पहला बोल रहा है रेंट ऑफ लैंड लीज्ड आउट फॉर ग्रेजिंग कैटल नॉर्मली यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज। देखिए याद रखना जो कैटल जानवर की बात कर रहा है वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। अगर वो कैटल क्या कर रहे हैं, जनरली आपने अपना लैंड उनको क्या दे दिया, पर्टिकुलर उस फार्मर को किराए पे दे दिया, जिस फार्मर के पास क्या है, जानवर है जो कि एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज़ आ रहे हैं, तो उस फार्मर से आपको क्या मिला है, जो भी किराया मिला है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से वो इनडायरेक्टली हो रहा है। ठीक है, कि आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर रहे, लेकिन वो फार्मर क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है, उससे रिलेटेड जो भी पशु बोल रहा हूँ, जो भी जानवर है उनसे रिलेटेड जो भी आपको किराया मिल रहा है, क्यों, क्योंकि वो आपके लैंड पे आके जो भी छोटी मोटी घासें हो गई, पेड़ पौधे हो गए, पत्ते हो गए, उनको खाने का काम कर रहे हैं और आप उनसे क्या कर रहे हो, किराया ले रहे हो, तो ये जनरली एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट आ ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है इट इज़ एग्रीकल्चर इनकम एज इट इज़ रेंट ऑफ लैंड लीज आउट फॉर ग्रेजिंग कैटल नॉर्मली यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। अब बार बार यही लाइन देगा, लेकिन मैंने ऊपर आपको समझा दिया है। सेकंड देखिए, सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर ऑफ ए फर्म विच इज़ एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, बिल्कुल ठीक, मैंने आपको बताया था। लेकिन याद रखना कि फर्म के लिए एक तरीके से एक्सपेंस के फॉर्म में अलाउ हो गया है, तब जाके पार्टनर के लिए जो भी इनकम मिल रही है वो एग्रीकल्चर इनकम के फॉर्म में होगी और एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है, और टैक्सेबल नहीं होगी। अगर फर्म को एक्सपेंस के फॉर्म में ये अलाउ हो गया है तो पार्टनर के लिए इनकम क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। थर्ड, अवार्ड रिसीव्ड बाय ए कल्टीवेटर फॉर गिविंग हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। देखिए जनरली इसमें तो यही बोल रहा है ना, अवार्ड रिसीव्ड बाय कल्टीवेटर फॉर गिविंग हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, तो हम बोल सकते हैं कि पंचायत में एक तरीके से कोई भी प्रोग्राम हुआ, उसमें क्या बोला कि इसने ज़्यादा प्रोडक्शन किया अपनी फसल का, तो इसको अवार्ड दिया जा रहा है। अब बताइए कि इसका कोई उससे लेना देना है कि आपने जो प्रोड्यूस बेचा या आपने एक तरीके से जो भी लैंड को यूज़ किया, ये तो क्या एक तरीके से आपकी उसके ऊपर है, मेहनत के ऊपर है जनरली। तो और ये भी बोल सकते हैं कि क्या पता गांव में अवार्ड नहीं दिया जा रहा हो, उस पर्टिकुलर गांव में अवार्ड दिया जा रहा है, तो सीधी सी बात है वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। तो ये जनरली जो अवार्ड मिला है ना, ये मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं होता, ये क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट है। क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन करके बेचने का काम कर रहे हो जनरली, यानी आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रो किया उसके बाद बेचा, तो वो आपकी इनकम का पार्ट है, क्योंकि आपने उसमें बेसिक ऑपरेशन भी किए और सब्सीक्वेंट ऑपरेशन किए। इसमें कोई बेसिक थोड़ी करा, सब्सीक्वेंट थोड़ी किया, ये तो आपको आपकी मेहनत के थ्रू मिल गया, तो हम बोल सकते हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चले जाएगा, अवार्ड जो मिला है। अब देखिए बोल रहा है फोर्थ, कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप बाय हेलस्टॉर्म। देखिए याद रखना कि इंश्योरेंस कंपनी से जो भी मिलता है डैमेज, तो वो खड़ी फसल के लिए मिलता है। एक तरीके से मतलब क्या है, खेतों में देखोगे जो फसलें उगी हुई दिख रही है आपको, अगर उस पर हेलस्टॉर्म आ गया, ओले पड़ गए, कोई तूफान आ गया, उसके थ्रू ख़राब हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी ने जो भी कंपनसेशन दिया है वो एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट बन जाता है। जैसे मैंने टी वाले में बताया था कि उस पर्टिकुलर एसएससी के टी गार्डन थे और इसके टी लीफ क्या हो गए, हेल स्टॉर्म के कारण ख़राब हो गए थे और इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनसेशन दे दिया था। तो फोर्थ पॉइंट में देखिए क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टोबैको आफ्टर ड्राइंग। ये तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टोबैको लीव को ड्राई करने के बाद अगर आप बेचते हो, क्योंकि आपको पता है कि उसको मार्केट में बेचने के लिए ड्राई करना ज़रूरी है, तो वह एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट ही बनेगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टोबैको आफ्टर ड्राइंग इट, इसका मतलब नॉर्मल टोबैको लीव नहीं बिक सकते हैं, कोई डीलर मिलेगा ही नहीं खरीदने के लिए, वो खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा, तो हमें ड्राई करना ज़रूरी है, तो ये एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट होगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ग्रीन टी आफ्टर मेकिंग इट फिट फॉर कंजम्पशन। याद रखना ग्रीन टी के लीव्स आप वैसे भी बेच सकते हो, आपको इसको फिट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपने उसको फिट किया और बेचा तो इसका मतलब क्या हो गया, आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि ग्रीन टी को फिट करने के बाद नॉर्मल पैकेजिंग के साथ बेचेंगे तो एक तरीके से ज़्यादा इनकम अराइज होगी, तो उस केस में वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम आएगी। तो 6 पॉइंट को याद रखना, ये बोल रहा है कि ग्रीन टी लीफ इज़ इट्सेल्फ ए सेलेबल कमोडिटी विदाउट परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन। इसका मतलब
वो ऑर्डिनरली प्रोसेस में नहीं होते हैं, वो तो आप जानबूझ के क्या करते हो, एक्स्ट्रा बेनिफिट कमाने के लिए कर रहे हो। द कन्वर्टिंग ऑफ ग्रीन टी इनटू कंज्यूमेबल इज नॉट एन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। और ये क्या हो गया, बोल रहा है इट इज़ ए मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, हैंस इट इज़ नॉट एग्रीकल्चरल इनकम, इसलिए ये एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट नहीं है। अब आप बोलोगे सर कि जैसे आपने ऊपर बताया एग्जांपल में कि ये पार्टली बिजनेस है पार्टली एग्रीकल्चर है, तो आप देखिए वो मार्केट वैल्यू शुगर कैन की बात कर रहा है, लेस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की बात कर रहा है, तो इस तरीके से आपको जनरली क्या करना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा कि उसमें से बिजनेस इनकम कितना है और एग्रीकल्चरल कितना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि शुगर कैन वैसे भी बिक सकते हैं, वैसे ही हम ग्रीन टी लीफ की बात कर रहे हैं तो वो भी वैसे बिक सकते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ग्रीन टी के फॉर्म में उसको बना के बेच रहे हो। आप देखते हो जनरली बैग्स के फॉर्म में टी मिलती है, तो आपने क्या करा, उसको पर्टिकुलर पूरा का पूरा प्रोसेस किया है, तो मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट में आ गया, इसलिए वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम सिंपल मॉर्गेज ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। देखिए ये बात तो जनरली मैंने आपको वैसे बताया हुआ है कि आप एक लोन प्रोवाइडिंग कंपनी हो, ठीक है, एक आप लोन प्रोवाइडिंग कंपनी हो, ये मान के चलिए कि कोई फार्मर आपके पास आया जिसके पास खुद का क्या था, एग्रीकल्चर लैंड था, ठीक है, तो फार्मर आपके पास आया, आपने उसको लोन प्रोवाइड कर दिया, ठीक। अब जो उस पर इंटरेस्ट का पार्ट आपको अराइज हो रहा है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम सिंपल मॉर्गेज ऑफ लैंड, क्योंकि सीधी सी बात सोचिए कि फार्मर का जो एग्रीकल्चर लैंड है, फार्मर क्या करेगा, मॉर्गेज के फॉर्म में आपको दे देगा कि अगर फार्मर जो भी अमाउंट चुका नहीं पाएगा तो ये फर्म क्या करेगी, इसका जो भी लैंड है वो जब्त कर लेगी और उसको मार्केट में नीलाम कर देगी। जनरली यही होता है, आपको पता है लोन लेने के केस में कि कुछ ना कुछ कागज़ आपको क्या करने पड़ते हैं, गिरवी रखने पड़ते हैं। वैसे ही फार्मर ने क्या करा, अपना जो भी एग्रीकल्चर लैंड है वो सिंपल मॉर्गेज के फॉर्म में दे दिया। वो जनरली इस एग्रीकल्चर लैंड को एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ करता है। अब फार्मर ने उस पर अगर इंटरेस्ट दिया है सामने वाले लोन प्रोवाइडिंग कंपनी को, तो जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ही कहलाएगी। वो कहाँ से एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, नॉन एग्रीकल्चर क्यों कहलाएगी, क्योंकि आपको पता है कि उस लोन प्रोवाइडिंग कंपनी का काम ही है, तो उसके इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आ जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड वोकेशन ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए बोला दिस इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम, इट इज़ द इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट विच इज टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड वोकेशन। इसके अलावा देखिए मैंने तो नॉर्मल ये भी बताया था कि मान के चलिए कि एक ए नाम का पर्सन है, ठीक है, और एक बी नाम का पर्सन है। तो देखिए ए के पास खाली लैंड था एक तरीके से, ठीक है, खाली लैंड था, वो जनरली क्या उसको पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने क्या कर दिया, बी से एक तरीके से लोन ले लिया, बी ने उसको लोन दे दिया और ए ने अपना जो भी लैंड है उसको मॉर्गेज के फॉर्म में दे दिया। तो ये क्या मॉर्गेजी और ये क्या मॉर्गेजर है, एक तरीके जिसने लोन लिया वो क्या है, मॉर्गेजर है, क्योंकि उसने अपनी ज़मीन क्या कर दी, गिरवी रख दी, इसको एक तरीके से बंधक बना के दे दिया। बी क्या कर रहा है, बी के पास ये ज़मीन है, बी आराम से इसका यूज़ कर सकता है, तो बी क्या कर रहा है, इसका एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, या बी किसी सी पर्सन को क्या कर रहा है, किराए पे देता है, और सी क्या कर रहा है, उसका एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए उस लैंड का यूज़ कर रहा है। तो सी को जो भी इनकम हो रही है वो इसकी एग्रीकल्चर इनकम होगी, और बी को जो भी रेंट मिल रहा है सी से वो भी इसकी एग्रीकल्चर इनकम होगी, ये आपको मैंने बताया। लेकिन जो बी को ए से क्या मिल रहा है, लोन का अमाउंट तो मिलेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी, याद रखना। तो बी ने जब सी को किराए पे दिया, तो जो किराया रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए काम में आ रहा है, तो बी के लिए क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन बी को जो ए से इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि ए ने अपनी ज़मीन क्या कर दी, एक तरीके से बंधक बना के बी को दे दी, और बी ने बदले में लोन दे दिया था, तो बी को क्या मिलेगा, उस लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा ए से। तो जो भी ए से इंटरेस्ट मिला वो नॉट एग्रीकल्चरल इनकम कहलाती है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कहलाती है। जबकि बी ने सी को दिया किराए पे, तो जो भी रेंट मिल रहा है वो एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा, और सी ने उस पर जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की वो भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। इसी तरीके से एक और चीज़ देख लीजिए कि आपकी टी गार्डन है अगर इंडिया में, तो उस केस में क्या होगा, वो 60-40 का पार्ट आएगा। लेकिन अगर वो कहाँ पे है, बाहर नेपाल में, ठीक है, श्रीलंका में है, तो वो इंडिया के बाहर है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, वो टैक्सेबल होगी। वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, वो टैक्सेबल होगी, क्योंकि आपके टी गार्डन आपका बिजनेस है मान के चलिए, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में चले जाएगा। इस तरीके से आपका वो टैक्सेबल पार्ट आ जाएगा। इनकम फ्रॉम टी गार्डन इन नेपाल ऐसे जनरली एग्जाम में आ सकता है, तो आप क्या बताओगे, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, क्योंकि वो इंडिया में टी गार्डन सिचुएटेड नहीं है। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मेरा काम ही क्या है कि आपको सारे के सारे पर्टिकुलर पॉइंट बताना, और अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या जो पेड ग्रुप के मेंबर है वो तो जनरली क्या मेरे से पूछ ही लेते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।